गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम जोड़िया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर से आज के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, अर्थात मौर्यकालीन शासकों के समय प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से रही थी, अर्थात केंद्रीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था, नगर शासन व्यवस्था, ग्राम शासन व्यवस्था, सैनिक प्रशासन, गुप्तचर विभाग आदि की व्यवस्था किस प्रकार से रही थी, दंड विधान किस प्रकार से था। इन सब बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो मौर्य काल में भारत में पहली बार राजनैतिक एकता स्थापित हुई थी। तो मौर्य शासकों के समय में भारत में पहली बार राजनैतिक एकता स्थापित हुई थी, क्योंकि मौर्य शासकों ने भारत को राजनैतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था तथा एक विशाल साम्राज्य पर मौर्य शासकों ने शासन किया था। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके साथ साथ मौर्य इतिहास को जानने के प्रमुख साधन के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की थी। और इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठते हैं। बिंदुसार के बाद उसके योग्य पुत्र अर्थात अशोक मगध का सिंहासन संभालते हैं। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था को मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जो जानकारी है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका, इसके अलावा अनेक जैन बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य, यूनानी लेखकों के वृत्तांत, इनमें स्ट्रेबो, एरियन, प्लिनी आदि मुख्य रूप से इनके विवरणों को शामिल किया जा सकता है। तो इन यूनानी लेखकों के विवरण के आधार पर मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और तत्कालीन समाज सभ्यता की सांस्कृतिक दशा की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो चंद्रगुप्त ने अपने गुरु, मित्र और प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से जिस शासन प्रणाली का सूत्रपात किया था वह अंग्रेजों के समय में भी बनी रही थी। अंग्रेजों ने भी लगभग उसी शासन व्यवस्था को भारत में स्थापित किया था। यही कारण है कि चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक ने भी कुछ संशोधनों के साथ उसी शासन प्रणाली को अपनाया था और मौर्य शासन जो प्रणाली थी वह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो निम्न प्रकार से है। सर्वप्रथम हम केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात प्रांतीय शासन व्यवस्था, फिर नगर शासन व्यवस्था, इसके पश्चात ग्राम शासन व्यवस्था, फिर न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के पश्चात उपचर विभाग के पश्चात राज्य की आय के मुख्य साधन क्या थे। इसके अलावा सैन्य प्रबंध किस प्रकार का रहा था और मौर्य शासकों के द्वारा कौन कौन से लोक हितकारी कार्य किए गए थे, इन सब की जानकारी मौर्य प्रशासन के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार मैगस्थनीज ने भारत में 7 जातियों का विवरण दिया था, जिनमें ब्राह्मण तथा दार्शनिक, कृषक वर्ग, ग्वाले तथा आखेटक,
व्यापारी तथा श्रमजीवी, योद्धा तथा सैनिक, निरीक्षक तथा गुप्तचर, इसके अलावा मंत्री एवं परामर्शदाता, इन 7 जातियों का उल्लेख मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में किया है। मैगस्थनीज ने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया। इसी प्रकार नंबर 1 है अपना जो हेडिंग केंद्रीय शासन व्यवस्था। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वप्रथम जो मुख्य स्थान है वह है राजा तथा सम्राट का। तो केंद्रीय शासन का जो स्वरूप था वह राजतंत्रात्मक ही था। राज्य की समस्त शक्तियाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये सभी की सभी शक्तियाँ राजा के हाथों में ही उस समय केंद्रित थी। राजा सर्वशक्तिमान था। राजा की शक्ति और निरंकुशता जो थी वह सीमित थी। राजा कानून का निर्माता न होकर कानून का रक्षक ही माना जाता था। वही प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश और प्रधान दंड अधिकारी होता था। नंबर केंद्र शासन की दूसरी हेडिंग है मंत्री परिषद। शासन कार्यों में को सुचारू रूप से चलाने के लिए सम्राट के द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। तो इस प्रकार राजा की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। इसमें 12 से लेकर 20 तक मंत्री हो सकते थे। मंत्री परिषद के प्रत्येक सदस्य को 12,000 पर वार्षिक वेतन उस समय दिया जाता था। मंत्री परिषद का उस पर अंकुश रहता था। सम्राट का अंकुश रहता था मंत्री परिषद पर। निर्णय बहुमत द्वारा ही उस समय लिए जाते थे। बैठकों का आयोजन गुप्त रूप से होता था। राजा मंत्री परिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं था। तो मंत्री परिषद जो था राजा को सलाह देने का कार्य करते थे, लेकिन उनकी सलाह को मानना या न मानना ये राजा की इच्छा पर ही निर्भर था। तो राजा के दैनिक कार्यों में के लिए जो राजा को दैनिक कार्यों में सहयोग प्राप्त करने के लिए कुछ मंत्रियों की नियुक्त किया गया था, जिन्हें मंत्री कहा जाता था। इन्हें 40,000 पर वार्षिक वेतन मिलता था। इनका जो पद था वो मंत्री परिषद के सदस्यों से ऊंचाई था। इनके परामर्श से जो राजा था शासन कार्यों का संचालन किया करता था। इसी प्रकार नेक्स्ट है अमात्य मंडल। नंबर 3 है अमात्य मंडल। इसकी संख्या 18 थी। तो केंद्रीय शासन को सुविधा की दृष्टि से कई विभागों में विभक्त किया गया था, जिनको कि तीर्थ कहा जाता था। प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को अमात्य कहा जाता था। कुल मिलाकर अमात्यों की संख्या 18 थी। ये अमात्य निम्नलिखित थे। 18 अमात्यों नाम है वह इस प्रकार है। नंबर 1 पुरोहित, नंबर 2 मंत्री, नंबर 3 सेनाध्यक्ष, 4 नंबर दंडपाल, 5 नंबर द्वारपाल, 6 नंबर युवराज, 7 नंबर दुर्गपाल, 8 नंबर अंतपाल, 9 नंबर अंतःपुर रक्षा अधिकारी, 10 नंबर कारागार का अधिकारी, कारागार का अधिकारी, 11 नंबर संविधात्री, 12 नंबर नायक, 13 नंबर समाहर्ता, 14 नंबर प्रदेष्टा, 15 नंबर प्रधान न्यायाधीश, 16 नंबर कोतवाल, 17 नंबर मंत्रिमंडल अध्यक्ष और अंतिम था कर्मांतरिक। तो इस प्रकार 18 संख्या अमात्यों की रही थी। तो इस प्रकार केंद्रीय शासन को सुविधा की दृष्टि से कई विभागों में बांट दिया गया था, जिनको तीर्थ कहा गया था। प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को अमात्य कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी, जो कि निम्नलिखित थे।
तो इस प्रकार राजा के उच्च पदाधिकारियों के लिए अमात्य शब्द का प्रयोग किया गया था। इन्हीं व्यक्तियों के हाथ में राज्य पद, न्यायालय और संपूर्ण प्रशासन का जो भार था वो इन्हीं पे रहता था। नेक्स्ट है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन व्यवस्था मौर्यकालीन समाज की। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांट रखा था। चंद्रगुप्त के समय में कितने प्रांत रहे होंगे इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 5 रही थी, जिनमें पहला था उत्तर पश्चिम प्रांत। नंबर 1 उत्तर पश्चिम प्रांत, जिसकी राजधानी की तक्षशिला थी। नंबर 2 मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र रही। नंबर 3 पश्चिम प्रांत, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। 4 नंबर कलिंग, जिसकी राजधानी तोशला थी। 5 नंबर पे था दक्षिण पथ, जिसकी राजधानी स्वर्ण नगरी रही थी। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त के काल में प्रथम 3 प्रांत रहे थे। प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी कुमार पात्या नामक एक अधिकारी होता था, जो किसी भी राजवंश के व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता था। प्रांतपति का जो मुख्य कार्य था वह प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर सम्राट की सहायता के लिए जाना होता था। तो ये मुख्य कार्य जो थे प्रांतपति के रहे थे। तो इस प्रकार अशोक के समय मौर्य साम्राज्य जो था 5 प्रांतों में बांटा हुआ था। उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रदेश, पश्चिम प्रांत, कलिंग और दक्षिणा पथ। इसके पश्चात नेक्स्ट है नगर शासन प्रबंध। नगर शासन प्रबंध, इसके पश्चात है ग्राम शासन प्रबंध। तो नगर का जो प्रधान था वो नगर अध्यक्ष कहलाता था। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था का जो वर्णन किया है उसके अनुसार नगर शासन में समितियों का मुख्य स्थान रहा था, जिनमें शिल्प कला समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्य व्यवसाय समिति, वस्तु निरीक्षक समिति और इसके अलावा कर समिति, इन 6 समितियों का वर्णन मैगस्थनीज ने किया है। तो इस प्रकार नगर का प्रधान नगर अध्यक्ष कहलाता था। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का सुंदर वर्णन किया है। उसके अनुसार नगर शासन में समितियों का मुख्य स्थान रहा था। समितियां 6 थीं: शिल्प कला समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्य व्यवसाय समिति, वस्तु निरीक्षक समिति और 6ठी कर समिति। ये 6 समितियां उस समय हुआ करती थी। इसके अलावा है ग्राम शासन प्रबंध। ग्राम शासन प्रबंध तो ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। प्रत्येक ग्राम में एक सरकारी कर्मचारी होता था जो कि ग्राम भोजक कहलाता था। 5 से 10 ग्रामों की व्यवस्था गोप नामक एक अधिकारी करता था। 5 से 10 ग्रामों की व्यवस्था गोप नामक एक जो अधिकारी था वो करता था। इसके ऊपर स्थानिक होता था जो कि जनपद के 1/4 भाग का प्रबंध करता था। इसके अलावा नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत। तो न्याय व्यवस्था की दृष्टि से जो ग्राम थी वो सबसे छोटी अदालत उस समय रही थी। यही सभा गांव के झगड़ों का निपटारा किया करती थी। इसके ऊपर संग्रहण, जोड़मुख और जनपद में बड़े बड़े न्यायालय होते थे। साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायालय राजा स्वयं था।
और वह किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई किया करते थे। किसी भी न्यायालय के निर्णयों को रद्द भी करने का जो अधिकार था वो राजा के हाथों में ही था। मौर्यकालीन न्यायालय को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दीवानी अथवा धर्मस्थलीय न्यायालय। नंबर 1 दीवानी अथवा धर्मस्थलीय न्यायालय। दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय इस प्रकार जो फर्स्ट था वो था दीवानी अथवा धर्मस्थलीय न्यायालय। तो जो नागरिकों के पारस्परिक अभियोगों की सुनवाई करते थे और अपना निर्णय देते थे, अर्थात दीवानी मामलों की सुनवाई करते थे। दूसरा था फौजदारी अथवा कंटक शोधन। इसमें व्यक्ति व राज्य के बीच अभियोगों की सुनवाई की जाती थी, अर्थात इसमें फौजदारी अथवा राजद्रोह संबंधी मुकदमे आते थे। नेक्स्ट है गुप्तचर विभाग प्रणाली। तो इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर विभाग का विस्तृत विवरण दिया गया है। अपने अपने क्षेत्र के प्रत्येक बात की सूचना राजा तक पहुंचाना इनके मुख्य कार्य रहे थे। इस गुप्तचर विभाग में स्त्रियां भी कार्य करती थी। इसकी दो श्रेणियां रही थी, नंबर 1 संस्था और नंबर 2 संचारा। संस्था अर्थात स्थायी रूप से एक स्थान पर जो लोग रहकर कार्य करते थे और सूचनाएं राजा तक पहुंचाते थे उसे संस्था के नाम से जाना जाता था। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके जो सूचनाएं एकत्रित की जाती थी और राजा तक पहुंचाई जाती थी, अर्थात भेष बदलकर ये जो व्यक्ति थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और गुप्त सूचनाएं राजा तक पहुंचाना इनका मुख्य काम था। इसे संचारा कहा जाता था। संस्था अर्थात स्थायी रूप से एक स्थान पर रहकर सूचनाएं एकत्रित करना। संचारा अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सूचनाओं को इकट्ठा कर राजा तक उसकी जानकारी प्रदान करना संचारा के माध्यम से की जाती थी। इस प्रकार मौर्यों की गुप्तचर प्रणाली काफी मजबूत थी। मौर्यों का दंड विधान भी काफी कठोर रहा था। इसके पश्चात है राज्य की आय के साधन। तो राज्य की आय का जो मुख्य साधन था उस समय भूमिकर था। राज्य की आय का मुख्य साधन उस समय भूमिकर था। उपज का 1/6 भाग और 1/4 भाग कर के रूप में जमा करवाना पड़ता था। उपज का 1/6 भाग से 1/4 भाग कर के रूप में उस समय जमा करवाना पड़ता था। राज्य की अधिकांश आय भूमि कर के रूप में ही प्राप्त होती थी। भूमि जो थी वो 2 श्रेणियों में बंटी हुई थी। भूमि को 2 श्रेणियों में बांटा हुआ था। नंबर 1 वह भूमि जो सीधे राज्य के अधिकार में थी। वह भूमि जो सीधे राज्य के अधिकार में थी उसे सीता कहा जाता था। वह भूमि जो सीधे राज्य के अधिकार में थी उसे सीता कहा जाता था। और वह भूमि जो किसानों के अधीन थी, वह भूमि जो किसानों के अधीन नहीं थी उसे भाग कहा जाता था। उसे भाग कहा जाता था। अर्थात जो भूमि किसानों के अधीन थी वह भाग कहलाती थी और जो भूमि सीधे राज्य के अधिकार में थी वह सीता भूमि कहलाती थी। इसी प्रकार नेक्स्ट है सैन्य प्रबंध। इसके अलावा भूमि कर के अलावा आयात निर्यात और बिक्री कर भी, भूमि कर के अलावा आयात निर्यात कर और बिक्री कर भी राज्य की आय का जो मुख्य साधन रहे थे। आयात निर्यात कर व बिक्री कर भी राज्य की आय का मुख्य साधन रहे थे। इस प्रकार राज्य की आय के साधन के पश्चात नेक्स्ट हेडिंग है सैन्य प्रबंध। नेक्स्ट हेडिंग है सैन्य प्रबंध और अंतिम हेडिंग लोक कल्याणकारी कार्य। तो चंद्रगुप्त ने
अपने साम्राज्य का जो निर्माण है वो सैन्य शक्ति के बल पर किया था। स्ट्रेबो ने कहा भी था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर भारत सैनिक अभियान पे निकले थे और उन्होंने अनेक प्रांतों पर और राज्यों पर विजय प्राप्त कर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य विशाल सेना का स्वामी रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना अनुशासन में रहती थी तथा योग्य व्यक्तियों को ही सेना में भर्ती किया जाता था। सेना में कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य होता था। तो इस प्रकार साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल सेना का निर्माण किया था। उसकी सेना के 3 अंग रहे थे, एक दुर्ग, नंबर 2 शस्त्रागार और तीसरी है सेना। सैनिक प्रबंध के अंतर्गत उसके 3 मुख्य अंग थे, दुर्ग, शस्त्रागार और सेना। तो साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण थे। दुर्गों की रक्षा के लिए पर्याप्त सैनिक रखे जाते थे। सैनिकों के लिए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाता था और इन अस्त्र शस्त्रों को शस्त्रागार में रखा जाता था। चंद्रगुप्त के पास विशाल सेना थी, लगभग 6 लाख से ऊपर इसकी जो सेना की संख्या रही थी। इसकी सेना में 30,000 अश्वारोही थे, 24,000 हाथी थे, 8,000 रथ थे और 9,000 हाथी और 3600 गजरोही थे, 3,600 गजरोही थे। इस विशाल सेना की व्यवस्था जो थी वो 30 सदस्य की एक सैनिक अधिकारी किया करते थे। तो इस प्रकार इसकी सेना की जो संख्या थी वो 6 लाख से ऊपर थी। 30,000 अश्वरोही, 24,000 रथी, 8,000 रथ, 9,000 हाथी और 3,600 गजरोही इनकी सेना में थे मौर्यों की। इस विशाल सेना की व्यवस्था के लिए 30 सदस्य की एक सैनिक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना को नगद वेतन प्रदान किया करते थे। युद्ध में घायल सैनिकों की चिकित्सा की जाती थी। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन प्रबंध था सुसंगठित और सुव्यवस्थित रहा था, अर्थात विशाल सेना का स्वामी था चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के पास भी विशाल सेना थी, लेकिन अशोक ने कलिंगा युद्ध के पश्चात अस्त्र शस्त्र सेना त्याग दी थी। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी कार्य अंतिम घड़ी। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य स्वेच्छाचारी व निरंकुश सम्राट नहीं था। उसकी शासन व्यवस्था जन कल्याण से प्रेरित थी। उसने जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए थे। इसके अलावा सम्राट अशोक ने भी जनता की नैतिक भौतिक उन्नति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। कलिंगा युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने अस्त्र शस्त्र सेना त्याग दी थी और बौद्ध धर्म ग्रहण कर जनता की भलाई हेतु काफ़ी कार्य उसने करवाए थे। इस प्रकार मौर्य शासकों ने अनेक सड़कों का निर्माण करवाया। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए। सिंचाई की सुविधा के लिए नहरें, कुएं और तालाबों का, झीलों का निर्माण करवाया गया और किसानों को सिंचाई की उत्तम सुविधा प्रदान की गई। इसके अलावा रोगियों के लिए मुफ्त औषधालय और चिकित्सालयों की स्थापना की गई थी। इसके अलावा अकाल के दिनों में भी प्रजा को अन्न का वितरण मौर्य शासकों के द्वारा किया जाता था। लोक कल्याण विभाग के अंतर्गत जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी जाती थी। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सक्षम और सुनियोजित शासन प्रणाली की स्थापना की थी और इस शासन प्रणाली में अनेक सुधार कर सम्राट अशोक ने इसे और अधिक व्यवहारिक बना दिया था। इस प्रकार मौर्य शासकों के समय प्रशासनिक व्यवस्था सुसंगठित और सुव्यवस्थित रही थी। इनके मौर्य शासकों के पास विशाल सेना के साथ साथ योग्य सैनिक भी थे जो अनुशासन में रहते थे और इसके अलावा अनेक मंत्री जिनको अलग अलग विभाग सौंपे गए थे
उनके द्वारा भी निष्ठा से कार्य किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख प्रधान सेनापति अर्थात जो थे कौटिल्य, जो कि उसका प्रधानमंत्री भी था, गुरु भी था और मित्र भी था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जो जानकारी है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका, जैन बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य और यूनानी लेखकों के वृत्तांत से हमें इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार आज का जो टॉपिक है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।